हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के अंतर्गत प्रस्ताव लेखन इस विषय पर चर्चा करूंगी। बच्चों, प्रस्ताव लेखन, जिसको अंग्रेजी में कंपोजिशन राइटिंग बोलते हैं, के निर्धारित अंक 15 हैं। यानी बोर्ड परीक्षाओं में आपको 15 अंक प्राप्त करने के लिए क्या लिखना होता है? प्रस्ताव लेखन लिखना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यह जानते हैं कि प्रस्ताव लेखन किसे कहते हैं। प्रस्ताव शब्द का कोशगत अर्थ होता है विषय चर्चा। यानी प्रस्ताव लेखन को जो है कोशगत, जो उसका अर्थ होता है विषय चर्चा, किसी भी विषय पर चर्चा करना। अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन का अर्थ रचना के रूप में ग्रहण किया जाता है। कंपोजिशन का क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है बच्चों? कंपोजिशन का अर्थ रचना के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः प्रस्ताव से अभिप्राय किसी प्रदत्त मतलब होता है दिए गए विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना स्वीकार किया जाता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों? अतः प्रस्ताव से अभिप्राय या अर्थ किसी दिए हुए विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना स्वीकार किया जाता है। इसमें रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि इसमें प्रस्ताव लेखन में रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। वह प्रसंग विक्षेप को विषयांतर भी बोलते हैं। विषयांतर का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात बच्चों, आपको जो विषय दिया जाएगा उस विषय पर ही आपको जो है कंपोजिशन राइटिंग करनी है। आप विषय से भटक गए तो आपको जो है वो निर्धारित अंक प्राप्त नहीं। ऐसा करने से वह प्रदत्त विषय भाव समस्या से भटक जाएगा। प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष। प्रस्ताव लेखन के कितने पक्ष माने जाते हैं? दो पक्ष माने जाते हैं। पहला पक्ष है भाव पक्ष और दूसरा पक्ष है कला पक्ष। अब बच्चों, हम यह जानते हैं कि प्रस्ताव लेखन की विधि, प्रस्ताव लेखन किस प्रकार लिखना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो सबसे पहला, प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित है। यहाँ पर बच्चों मैं किसकी चर्चा करने जा रही हूँ? प्रस्ताव लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें यहाँ पर क्या की गई हैं? लिखी गई। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रस्ताव लिखने से पूर्व मतलब पहले, प्रस्ताव लिखने से पहले प्रदत्त मतलब दिए गए विषय भाव समस्या का केंद्र बिंदु सोचना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो विषय आपको दिया गया है, जो भाव दिया गया है या जो समस्या दी गई है, उसके केंद्र बिंदु के विषय में आपको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। अपने विचार उसी बिंदु पर स्थित करने चाहिए। और आपको अपने विचार क्या करने चाहिए? उसी बिंदु पर स्थित करने चाहिए। इसके बाद बच्चों, प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत जो आवश्यक बात आती है वो यह है, तो आप नंबर 2 देखिए। प्रदत्त मतलब दिए गए विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए उन्हें विभिन्न तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए ताकि आपके विचार उथले और भ्रामक न। अब जो भी आपको विषय दिया जा रहा है, भाव दिया जा रहा है,
इसके बाद बच्चों अगली आवश्यक बात जो है वो ये है, आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विद्वानों के मतों या विचारधारा का आश्रय लिया जा सकता है। जब हम प्रस्ताव लेखन करते हैं उस समय हम विभिन्न विद्वानों के मतों को, उनकी विचारधाराओं को क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव लेखन में सम्मिलित कर सकते हैं। इससे हमारा विषय रोचक बनेगा एवं प्रभावशाली बनेगा। इसके बाद बच्चों अगली जो आवश्यक बात है वो आपको यह ध्यान में रखनी है, समस्या से जुड़े प्रस्तावों में, प्रस्ताव लेखन कई तरह के होते हैं, भाव पर आधारित होते हैं या समस्या पर आधारित होते हैं या किसी विषय पर आधारित होते हैं। तो समस्या से जुड़े जो प्रस्ताव लेखन होते हैं उनमें आंकड़े, घटनाएं व सिद्ध परिणाम संदर्भ के अनुकूल दिए जाने चाहिए एवं सिद्ध परिणाम जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, संदर्भ के अनुकूल होने चाहिए। ये नहीं कि जो है समस्या बेरोजगारी की है और आप जो प्रमाण दे रहे हो, जो घटना दे रहे हो, जो आंकड़े दे रहे हो वो बेरोजगारी के दे रहे हो, तो आपका प्रस्ताव लेखन जो है वो सही नहीं। तो आपका जो प्रस्ताव लेखन हो, समस्या से जुड़ा जो प्रस्ताव लेखन होता है उसमें विषय के अनुरूप ही आपको आंकड़े, घटनाएं एवं सिद्ध परिणाम संदर्भ के अनुकूल देने चाहिए। इससे प्रस्ताव रचना समर्थ व गंभीर बनेगी। फिर बच्चों जो आवश्यक बात और है वो यह है, नंबर 5 पर आइए, यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन पर प्रस्ताव लिखने को कहा जाए तो पहले उसका केंद्रीय अर्थ अवश्य ग्रहण करें। यदि प्रस्ताव लेखन किस पर आधारित हो, किसी कहावत पर आधारित हो, किसी लोकोक्ति पर आधारित हो या सूक्ति पर आधारित हो, तो सबसे पहले हमें उसका केंद्रीय अर्थ लिखना चाहिए और तब उस पर सामग्री व विचार केंद्रित करनी चाहिए। जैसे विषय ले लिया गया, कर भला सो हो भला। अब ये बच्चों एक कहावत है कि दूसरे का भला करोगे अपना भला होगा। इस विषय पर हमें इसका सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, अर्थ लिखना चाहिए और इसके बाद अपने विचारों की जो सामग्री है या जो विचार है वो केंद्रित करने चाहिए। बच्चों प्रस्ताव लेखन करते समय अगली जो आवश्यक बात है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वाद विवाद या पक्ष विपक्ष से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय अपने विचार किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लेने चाहिए। जैसे कोई विषय दिया गया, उस विषय के पक्ष या विपक्ष पर जो जुड़े विषय होते हैं यदि उस पर आपको विचार प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए, प्रस्ताव लेखन दिया जाए, तो आपको अपने विचार किसी एक पक्ष पर क्या कर लेने चाहिए, केंद्रित कर लेने चाहिए, ताकि आपकी अभिव्यक्ति एक ही दिशा में विकसित या पल्लवित हो सके, जिससे आपकी जो अभिव्यक्ति है वो एक ही दिशा में विकसित हो सके। जैसे मान लो विषय दिया गया, अपराध की समाप्ति के लिए प्राण दंड अनिवार्य। ये विषय है वाद विवाद का जो यहाँ पर लिखा गया है। इस विषय पर बच्चों आप पक्ष में भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और विपक्ष में भी। तो इस जगह आप क्या करेंगे, चाहे पक्ष को चुन लीजिए चाहे विपक्ष को, किसी एक बिंदु को आपको चुनना होता है और उस पर अपनी अभिव्यक्ति आपको प्रस्तुत करनी होती है। ऐसे कई अन्य विषय भी प्रस्ताव लेखन के लिए दिए जाते हैं। ऐसे भी विषय दिए जाते हैं जो डिबेट या वाद विवाद पर आधारित होते हैं। अतः ऐसे विषय के पक्ष या विपक्ष को आधार बनाकर विचार व्यक्त करने चाहिए। बच्चों प्रस्ताव लेखन करते समय एक अन्य जो आवश्यक बात है वो है लघु, कि जब आप प्रस्ताव लेखन लिखें तो लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करें। यानी प्रस्ताव लेखन
प्रस्ताव लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों और सूक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। भाषा जो प्रस्ताव लेखन में बच्चे आप प्रयुक्त करोगे वो खड़ी बोली ही होनी चाहिए। प्रस्ताव लेखन करते समय जो खिचड़ी भाषा होती है उससे आपको परहेज करना चाहिए, यानी खिचड़ी भाषा का आप क्या नहीं करें, प्रयोग नहीं करें। प्रस्ताव लेखन करने के बच्चों 3 भाग हैं। प्रस्ताव लेखन के बच्चों 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है प्रारंभ। इसमें प्रदत्त विषय, प्रदत्त मतलब होता है दिए गए विषय या समस्या की क्या लिखनी होती है, आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। तो सबसे जब पहले प्रस्ताव लेखन का प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो भी विषय आपको दिया गया है लिखने के लिए उसमें क्या लिखनी होती है, आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। दूसरा पॉइंट या दूसरा भाग आता है बच्चों तथ्य विवेचन का। इसमें विषय या समस्या पर तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव लेखन का जो दूसरा भाग या मध्य भाग होता है उसमें किसी विषय, दिए गए विषय या समस्या पर तर्कपूर्ण विवेचन आपको करना होता है। और इसके बाद बच्चों प्रस्ताव लेखन का तीसरा भाग आता है समापन भाग। इसमें विषय पर निष्कर्ष, सुझाव या समाधान आदि दिए जाते हैं। तो बच्चों प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताए हैं इसको भी आपको अपनी CW की कॉपी पर लिखना है। इसके बाद बच्चों विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण। विषय की दृष्टि से प्रस्ताव लेखन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक प्रस्ताव लेखन, फिर इसके बाद आता है विवरणात्मक, प्रस्ताव लेखन। इसके बाद बच्चों जो अगला प्रस्ताव लेखन आता है वो होता है भावात्मक प्रस्ताव लेखन। पहला क्या बताया मैंने बच्चों, वर्णनात्मक प्रस्ताव लेखन। दूसरा कौन सा बताया बच्चों, विवरणात्मक प्रस्ताव लेखन। अगला कौन सा बच्चों बताया मैंने, भावात्मक प्रस्ताव लेखन। और इसके बाद बच्चों अगला आता है फुटकर प्रस्ताव लेखन। इन्हीं विषयों पर प्रस्ताव लेखन जो होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत कोई एक विषय बताऊंगी और उस पर प्रस्ताव लेखन करके बताऊंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome back to the online classes of SGOI. Students, in my previous class, I discussed the chapter indices exponent with some question of exercise 7th A. Okay, today I am going to discuss some another question and the exercise 7C. Okay, now this question is from the exercise 7B. The question is, if a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z and b square is equals to ac, this is an condition given, okay, then prove that y is equals to 2xz upon x plus z. Okay, now how we solve this type of question? Students, firstly see the rough figure. If we have a raised to x and k, okay,
और हमें मिला क्या, a is equals to k raised to 1 by x. Similarly, here let a raised to x, b raised to y is equals to c raised to z is equals to k. Okay. Then according to this condition, they change into, we find the value of a raised to x, a is equals to k raised to 1 by x. Similarly, b is equals to k raised to 1 by y, and c is equals to k raised to 1 by z. Okay. Now students, we have a condition which is b square is equals to ac. Now put all these value in this condition. B square means k raised to 1 upon y whole of square is equals to k raised to 1 by x into k raised to 1 by z. Clear? Now you all know that here we multiplied, it become k raised to 2 upon z, and here the base are same. Then by product law, k raised to 1 by x plus 1 upon z. Okay. Now see, base are same at the both side, in the both side. Then what will we do? You know, if base are same, then power will be same, means it become 2 upon z is equals to 1 upon x plus 1 upon z. Okay. Here students, actually this is y. Okay, this is y. Then it become 2 upon y is equals to 2 upon y is equals to 1 upon x plus 1 upon z. Now students, solve it. 2 upon y is equal to, here we take LCM x z. Okay. After taking LCM, it become z plus x. Now after cross multiplication, it become 2xz upon y x plus z. Okay. It means y is equals to 2xz upon x plus y. This is our final answer. Okay. Then see the solution. Here this condition, we use this condition then in the next question. This is important question for the exam. Okay. Now let's see the next question. Now students, the next question, if 5 raised to minus p is equals to 4 raised to minus q is equals to 20 raised to r, so that 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r is equals to 0. Okay. This question is also based in the same previous question. Okay, same logic. Now here, firstly we let 5 raised to minus p, 4 raised to q minus q, 20 raised to r is equals to k. Okay. As we know that here it become 5 is equals to k upon 1 minus p, and 4 is equals to k upon minus 1 upon q, and 20 is equals to k upon 1 upon r. Okay students, but in this question we don't have any condition. Okay, in previous question we have a condition b square is equals to ac, but here we don't have any condition. Then what will we do? Then students, see carefully here. If we write 20, can we write 20 is equals to 5 into 4? Okay. 20 raised to r is equals to, okay, here we write 20 raised to r is equals to, we can write 20 is equals to 5 into 4. Then it becomes 5 into 4 raised to r. Now students, as you all know that 1
one condition. If a into b raised to m, it means a raised to m into b raised to m. Okay. According to this condition, we can write 20 raised to r upon 5 raised to r into 4 raised to r. Clear? Now put the value of 5, 4 and 20. Okay? Put the values of, then form equation number. This is equation number 1. Then from equation number 1, here put the value 20 is equals to k raised to 1 upon r and r. Similarly 5 is equals to k raised to minus 1 upon p upon r, and 4 is equals to k minus 1 upon q raised to r. Okay, now solve it. As we know that if we multiply it, it becomes 1. Okay, here we multiply it become k is equals to k raised to minus r upon p, k raised to minus r upon p into k raised to minus r upon q. Students, here the base are same, then by the product law it become k minus r upon p plus minus r upon q. Okay, clear? Now here the base are same, then it become 1 upon minus r upon p minus r upon q. Okay, after taking the common minus r, we get 1 upon p plus 1 upon q. Okay, here if after cross multiplication minus 1, it become 1 upon minus r is equals to 1 upon p plus 1 upon q. Okay, now if we change the side of minus 1 upon r, then it becomes 0 is equals to 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r. It means 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r is equals to 0. Okay, this is my final answer. Now let's see the exercise 7c. Now student, the next question is simplify 3 into 9 raised to n plus 1 minus 9 into 10 raised to 2n upon 3 into 3 raised to 2n plus 3 minus 9 into n plus 1. Okay, then students, don't be confused, it is very easy question. If you simplify it step by step, then you will be easily can solve it. Okay, in this question what will we do? Firstly we change the base. Then let's see. You know that we can write 9 is equals to 3 raised to 2. Okay, then if we write 9, this 9 is equals to 3 square. Okay, it become this. Clear? 9 raised to 3 square. Here if we write this 9 is equals to square and 3 raised to 2n upon, here you all know that by the product law, if the base are same, then power it become 2n plus 4. 3 plus 1 is 4. Clear? Similarly, here we can write 3 square means n plus 1. Okay, now solve it. Students, here if we add, it become 3 raised to 2n plus
become 2n, and if we multiply 2 by 1 it become 2. 2 plus 1 is 3. Clear? Here 3 raised to 2n plus 2. Okay? Upon here students 3 raised to 2n plus 4 minus this is 3 raised to 2n plus 2. Clear? Now what will we do? Here take the common, highest common. Now if we, here we take the common, we can take the common 2n plus 2. Okay, then if we take the common 2n plus 2, then here become only 3. 3 raised to 2n plus 2. Let's see, this is power 1. If we multiply it, after multiplication power will be added, means it become 3 raised to 2n plus 3. Okay. Similarly here if we take common, then here the left minus 1. Okay. Upon here we take common 3 raised to 2n plus 2. Then the remaining term is 3 square minus 1. Okay. While 3 square, if we multiply these two terms, we get 3 raised to 2n plus 4. Actually 2 plus 2 is 4. As we know that if the base are same, then power will be added. Clear? Now here it will cancel out. Then 3 minus 1 is 2 upon this is 9 minus 1. Means 2 upon 8. Then answer is 1 by 4. Clear? I hope you all understand this question. Okay. Now see the next question. Students, this question is also based on by the properties of the laws of the exponent. Okay. Here what will we do in this question? Firstly we have, let's see the solution. 9 raised to n into 3 square into 3 raised to n minus 27. We can write 27 means 3 raised to 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. It becomes 3n. Okay. Here 3m into 2 raised to 3 is equals to 3 raised to 3. Firstly see the question. The question is 9 raised to n into 3 raised to 2 into 3 raised to n minus 27 whole raised to n upon 3 raised to n into 2 whole raised to q is equals to 3 raised to minus 3. Solve this condition and so that m minus n is equals to 1. Clear? Then we do this, change the, here students we can write 9 is equals to 3 raised to 2n. Okay. 9 is 3 square, then it becomes 9 is equals to 3 raised to 2n. Now students, this is 3 raised to 2n, this is 3 raised to n. Then it becomes 3 raised to 3n into 3 square minus 3 raised to 3n upon this is 3 raised to 3m into 2 cube is equals to 3 raised to minus 3. Clear? Now here we take common 3 raised to 3m n. Then it be here the remaining term is 3 square minus 1 upon 3 raised to 3m into 2 cube is equals to 3 raised to minus. Now students,
Then 3 square means 9 minus 1, which is 8. 8 upon 3 raised to 3m into 2 cube. 2 cube means this is 8. It becomes 3 minus 3. Then here 3 raised to 3n upon 3 raised to 3m minus 3 upon 1 raised to minus 3. Here by the quotient law it becomes 3 raised to 3n minus 3m. Okay students, here the base are same, then it becomes 3n minus 3m is equals to minus 3. Okay, after taking common 3, we get 3 bracket n minus m minus 3. Then we get n minus m is equals to minus 1. Okay, and prove that m minus n is equals to 1. Then what will we do? If here we multiply both sides from minus 1, then we get the sign. After multiplication the sign will be changed. Then it become negative, m become positive, m minus n is equals to 1. This is your final answer. This is 1, not minus 1. Clear? This is your final answer. Okay students, now the next question is, if m is equals to cube root 15 and n is equals to cube root 14, then find the value of m minus n minus 1 upon m square plus m n plus n square. Okay, in this question students, some students will put these two values here and solve. Okay, this method become very tough. Okay, not wrong but very tough. Then what will we do? I'll do here. Firstly we solve this condition. Firstly we solve this expression, and after that we put the value of m n m. Okay, now let's see the solution. Firstly solve this expression. Okay, here we have minus n. After taking LCM, if we take LCM, what will we get? Here m square, we get, actually we take, okay, now m square plus mn plus n square. Okay, then here m minus n and m square plus mn plus n square minus 1. Clear? Now students, as you all know that this is the formula of a cube minus b cube. Okay, a cube minus b cube is equals to a minus b, a square plus ab plus b square. Okay, using this identity here, if we put the value, it become m cube minus n cube minus 1 upon m square plus mn plus n square. Okay students, now put the value of n cube. Okay, then value of m is cube root 15, n cube minus value of n is cube root 14, cube minus 1 upon m square plus mn plus n square. Okay students, here as we know that if we change, actually this become 15 raised to 1 by 3. Okay, as you know that we can write a raised to 1 upon n. Clear? According to this property, this become 15 raised to 1 by 3, and here this is cube root. Cube root, when we multiply it, it becomes 15. Okay, then using this property, here we get 15. Okay, we get 15 minus 14 minus 1. 15
here the value is minus 14 or this is minus 1 upon m square plus mn plus n square. Okay, now students, 15, this is 14 minus 1 is minus 15, then this is minus 15 upon m square plus mn plus n square, and it becomes 0 upon m square plus mn plus n square. As we know that if 0 upon any number, it means the answer is 0. Okay, the answer is 0. Now children, let's see this question. How we solve it? Here, after solving this, prove the value is equals to 1. Okay, now what will we do? As we know that here it become x raised to q minus r upon 1 upon q r. Okay, the base are same. When we solve it, it become x raised to q minus r. Similarly, it become x raised to n minus rp. Okay, here it become x raised to p minus q upon 1 upon pq. Okay, now students, here when we multiply, it become x q minus r upon qr. Okay, here it become x raised to n minus p upon rp. Okay, and PQR. Actually, students, here the problem is in question. This is R, okay, not N. This is R. Okay, now it become x raised to p minus q upon pq. Okay, here the base are same. If base are same, then power will be added, means x raised to q minus r upon qr plus r minus p upon rp plus p minus q upon pq. Okay, now x, after taking LCM, here we take LCM and the LCM is PQR. Okay, here it become P Q minus R plus, here this is Q R minus P, this is R P minus Q. Now solve it, it become x raised to, if we multiply, it become PQ minus PR plus QR minus QP plus RP minus QR upon PQR. Okay, this is plus PQ, this is minus PQ, minus PR plus PR minus QR plus QR. Then we get x raised to 0 upon PQ, 0 upon PQR. As we know that if any number divided is divisible by 0, it means here this is x raised to 0, and any number which power has 0, then the value is 1. Okay, this is your final answer. Now children, that's all for today. We will start the new chapter in my next class. Now you can easily solve this exercise by the laws of exponent. Okay, thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your social science teacher. Today's topic is Jainism and Buddhism. This chapter is related to the history, class 9, ICSE.
In my previous video, I had already explained you Jainism and the causes of the rise of Jainism and Buddhism. मैंने explain किया कि कौन से causes थे जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो कि एक रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट्स थे उन्हें आना पड़ा। किस रिलीजन के को रिफॉर्म करने के लिए जैनिज्म और बुद्धिज्म को आना पड़ा? आपका जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद हमने आपको जैनिज्म के बारे में बताया। फाउंडर्स कौन थे जैनिज्म के? मैंने बताया जैसे महावीर स्वामी थे, जिनका फुल नेम वर्धमान महावीर स्वामी था, और उन्होंने किस तरीके से मैंने आपको टीचिंग्स भी बताई, उनके 3 रत्न्स बताए जिसमें था राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंटेक्ट। 3 रत्न के बाद मैंने उनके आपको और जितनी भी टीचिंग्स थी उनके बारे में बताया किस तरीके से दे आर अगेंस्ट विद जो है एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड अहिंसा, वो अहिंसा को मानते थे, एनिमल सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट थे, और इसी के तरीके से काफी सी टीचिंग्स मैंने बताई। एट लास्ट हमने जैनिज्म में पढ़ा द 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, दे वर श्वेतांबरास एंड दिगंबरास, लेड बाय शूलभद्र एंड भद्रबाहु। किस तरीके से इन दोनों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके जैनिज्म को मगध तक और उसके बाद कर्नाटक तक उसको स्प्रेड किया, श्वेतांबरास और दिगंबरास 2 सेक्ट्स में डिवाइड होने के बाद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। आज हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन माय माइंड इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो थे वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। इनका जो नाम था पहले इनको सिद्धार्थ बोला जाता था, उसके बाद जब इनको एनलाइटमेंट मिला तब जाके इनका नाम बुद्ध पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है, पहले जो नेम था वो सिद्धार्थ था। ये किसके बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधना। ये किंग शुद्धोधना के बेटे थे और बॉर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के नियर लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 BCE। The next topic is Maya. Maya was the mother of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा की माँ माया थी, but she died when he still a child. जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो जो उनका पालन पोषण हुआ वो उनकी स्टेप मदर थी गौतमी, उन्होंने किया था। तो गौतमी was his stepmother and his real mother was Maya. And next, his wife was Yashodhara and the name of his son was Rahul. तो राहुल उनके बेटे का नाम था, यशोधरा उनकी वाइफ थी, गौतमी उनकी स्टेप मदर थी, माया उनकी रियल मदर थी, एंड द शुद्धोधन was his father, वो उनके फादर थे। जो सिद्धार्थ थे वो बहुत एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे थे क्योंकि राजा शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के किंग थे और वहां पर हर एक लग्जरियस चीजें जो थी वो मौजूद थी। बट उसके बाद भी ऑल दीज कंफर्ट्स कुड नॉट गिव हिम पीस। इतने सारे कंफर्ट्स और लग्जरियस लाइफ होने के बावजूद जो सिद्धार्थ थे उनको पीस नहीं मिल रही थी, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मतलब ही स्टिल अनहैप्पी, वो अब भी बहुत नाखुश थे, उनको खुद नहीं मालूम था कि उन्हें क्या चाहिए। बट आफ्टर सीइंग, एक बार उन्होंने आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन एंड अ सिक मैन एंड अ कॉप्स एंड एसेटिक, एक बार उन्होंने ओल्ड मैन को, सिक मैन को, एक कॉप्स को और एक एसेटिक को देखा। देन ही रियलाइज्ड दैट ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। तब उनको ये पता चला, क्योंकि उसके पहले तक उनको ये पता ही नहीं था कि ओल्ड मतलब एज, एक एज के बाद हम लोग ओल्ड होते हैं
या कोई सिख भी होता है या कोई मरता भी है या फिर कोई साधु सन्यासी भी हो सकता है। तो ये सब चीजें उन्होंने कभी देखी नहीं थी। जैसे ही एक बार उन्होंने ये सारी चीजें देखी, उन्हें रियलाइज हुआ कि द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ की सच्चाई क्या है, क्या नेचर है लाइफ का, मतलब वास्तव में जीवन क्या है, उन्हें तब पता चला। और इस चीज से वो इतने अनहैप्पी थे और इतने ज्यादा डिस्टर्ब हुए कि ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। 29 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को जानने के लिए, इन सर्च ऑफ ट्रुथ। और ये जो इनका घर को छोड़ना मतलब घर से निकलना एक इवेंट था या एक जो है वो तरह की जो एक इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को बोलते हैं ग्रेट रिनॉन्सिएशन। ठीक है। एंड द नेक्स्ट अब क्या हुआ जब उन्होंने घर छोड़ा, देन ही वेंट टू गया एंड सेट अंडर अ पीपल ऑफ ट्री। उसके बाद वो अपना घर छोड़ने के बाद वो बहुत दिनों तक प्लेस टू प्लेस वॉन्डरिंग करते रहे, घूमते रहे, किसकी चीज में, इन सर्च ऑफ ट्रुथ की तलाश में कि सच्चाई क्या है। तभी वे गया गए और गया में वो एक पीपल के ट्री के नीचे जब बैठे हुए थे तो वन नाइट, एक रात, ही बिकेम बुद्धा, मतलब उन्हें क्या हुआ, ही वॉज अ एनलाइटमेंट वन। उनको एक तरह की ऐसी रोशनी दिखाई दी और एक ऐसी तरह की चीज दिखाई दी कि उनको ये समझ में आने लगा कि सच्चाई क्या है। और उनको क्या हुआ कि उनको ही गेन्ड नॉलेज, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको एनलाइटमेंट हुआ, मतलब एक प्रकाश, एक जो है वो उनको नॉलेज की लाइफ क्या है, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द लाइफ, उनको लाइफ का ट्रू नेचर समझ में आया। और उस जो नॉलेज उनको मिली, जो उसको ज्ञान मिला, जो उनको प्रकाश मिला, जो एनलाइटमेंट मिला, वो उनको 35 की एज में जाकर मिला। 29 में उन्होंने अपना घर छोड़ा था और इतने दिन तक वो इधर से उधर इन सर्च ऑफ ट्रुथ घूमते रहे और उसके बाद 35 की एज में उनको जाकर एनलाइटमेंट हुआ। और जिस ट्री के नीचे वो बैठे वो ट्री बोधि ट्री के नाम से फेमस हो गया और आज भी हम उसको जानते हैं बोधि ट्री के नाम से। एंड द नेक्स्ट इज, अब जब वो एनलाइटमेंट उनको मिला, आफ्टर गेनिंग एनलाइटमेंट he went to Sarnath and delivered first sermon। उसके बाद अपनी जो है एनलाइटमेंट को मिलने के बाद वो सबसे पहले कहाँ गए, सारनाथ गए और वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया। फर्स्ट सर्मन का मतलब होता है अपना पहला टीचिंग या अपना पहला स्पीच उन्होंने दी, जिस स्पीच को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो ये इंसिडेंट था, जो ये एक इवेंट था जब उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया था, उसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से फेमस हुआ फर्स्ट सर्मन उनका। और धर्म चक्र प्रवर्तन इज ऑल्सो नोन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से भी हम उसको जानते हैं। इसके बाद एट लास्ट द पॉइंट है he died in 483 BCE at कुशीनगर at the age of 80। और 80 की एज में कुशीनगर में 483 BC में उनकी डेथ हो गई। आज हमने पढ़ा फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म के बारे में, जिन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया, उनकी पूरी लाइफ के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, उनकी वाइफ, उनके बेटे, और किस तरीके से उनको एनलाइटमेंट मिला, कहाँ पर एनलाइटमेंट मिला, किस एज में मिला, कब उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन जो है वो डिलीवर किया, एंड व्हेन ही वाज डाइड, और कब उनकी डेथ हुई। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will explain the teaching of the Buddhism and the sects of Buddhism। जिस तरह से हमने जैनिज्म में पढ़ा था कि जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे ही बुद्धिज्म भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। जैनिज्म के 2 पार्ट्स थे, श्वेतांबरास एंड दिगंबरास, एंड बुद्धिज्म के 2 पार्ट थे, हीनयान एंड महायान। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।